हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीरियलाइजेबिलिटी इन ट्रांजैक्शंस इन डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके अंदर अगर हम बात करें तो सीरियलाइजेबिलिटी होती क्या है और कैसे अप्लाई होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीरियलाइजेबल का मतलब क्या होता है। देखिए, शेड्यूल जो होते हैं, शेड्यूल जो डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये सीरियल और नॉन सीरियल दो टाइप के होते हैं। सीरियल जहां पे एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक सफिशिएंट प्रॉपर इंफॉर्मेशन निकलती है। नॉन सीरियल में क्या होता है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनका कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, जिस वजह से कई बार डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में चला जाता है। तो ऐसे जो नॉन सीरियल जो हमारे शेड्यूल होते हैं उनको सीरियल शेड्यूल में बदलना ही सीरियलाइजेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियलाइजेबल का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सीरियल शेड्यूल के अंदर जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के इक्वल होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे डेटाबेस जो है हमारा कंसिस्टेंट और कॉन्करेंट स्टेट में बना रहता है। ठीक है, सीरियलाइजेबिलिटी दो तरह के तरीकों से हासिल की जाती है। पहला कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और दूसरा है व्यू इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे हम क्या देखा, दो ट्रांजेक्शन दे रखे T1 और T2। T1 के दो पार्ट हैं, रीड ए राइट है और रीड बी राइट बी। T2 के भी दो पार्ट है, रीड ए राइट है, रीड बी राइट बी। यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन फिलहाल बस खाली एक सीरियल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं फिलहाल दोनों। ठीक है, तो नॉन सीरियल शेड्यूल क्या होता है, इसको सीरियलाइजेबल किया जा सकता है अगर इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट और व्यू इक्विवेलेंट जो है एक सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिए जाए। अब ये क्या होते हैं हम आगे देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी हम समझ चुके हैं, दो टाइप की होती है, कॉन्फ्लिक्ट और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। अब शुरू करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी से। ठीक है, उसके लिए पहले आप इधर देख लीजिएगा, दो ट्रांजेक्शन दे रखे T1 और T2। T1 के अंदर क्या है, टोटल मिलाकर के 4 इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 1 रीड है, इंस्ट्रक्शन 2 राइट है, इंस्ट्रक्शन 3 रीड बी, इंस्ट्रक्शन 4 राइट बी। इसी तरह इसके भी 4 इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन 1 रीड है, इंस्ट्रक्शन 2 राइट है, इंस्ट्रक्शन 3 रीड बी, इंस्ट्रक्शन 4 राइट बी। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सपोज जैसे हमने दो ट्रांजेक्शन ले लिए Ti और Tj, हमने दो ले लिए। इनके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन हमें दे रखे हैं II और Ij, कैपिटल I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्मॉल i फॉर नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सिमिलर कैपिटल I फॉर इंस्ट्रक्शन एंड स्मॉल j फॉर द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो I किससे बिलोंग कर रहा है, Ti से, और Ij किससे बिलोंग कर रहा है, Tj से। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि दो ट्रांजेक्शन Ti और Tj एक साथ जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है, सीरियल शेड्यूल के अंदर। ठीक है, उनको हमने सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर दिया और सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ पे II और Ij जो है ये दो अलग अलग डेटा आइटम है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भले पहले II आए भले Ij आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट पे जो फाइनल आउटपुट आएगा उसका इन दोनों के स्वैप करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर II और Ij दोनों का सेम डेटा आइटम O है, यानी कि कोई भी एक डेटा आइटम O है, उन दोनों को ये दोनों जो है II और Ij दोनों इसी को यूज कर रहे हैं, तो फिर II और Ij का जो ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ये आएंगे, पहले II आएगा या पहले Ij आएगा, ये बहुत मैटर करता है। यानी सिंपल सा, अगर दोनों इंस्ट्रक्शन II और Ij दो अलग अलग डेटा आइटम को यूज करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका सीक्वेंस कैसा भी हो, एक का असर दूसरे पे नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों ही इंस्ट्रक्शन सेम डेटा आइटम को यूज कर रहे हैं तो इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ऑर्डर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो 4 कंडीशन यहाँ पे जो है जनरेट होती है। सबसे पहला, II भी रीड किया जाए, Ij भी रीड किया जाए। ठीक है, दोनों को सिर्फ रीड किया जा रहा है, तो दोनों किसी भी सीक्वेंस में आए, पहले II आए पहले Ij आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि II को तो रीड किया जा रहा है और Ij को राइट किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें II को सिर्फ रीड किया जा रहा है और Ij को राइट किया जा रहा है, तो अगर II पहले आता है और Ij बाद में आता है तब तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर Ij पहले एग्जीक्यूट हो रहा है और II बाद में आ रहा है, तो II क्या वैल्यू लेगा, जो Ij से अपडेट होकर के आई है। यानी कि इन दोनों के ऑर्डर जो है उसको चेंज कर देने पर जो है वैल्यू पूरी बदल जाएगी। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज जैसे O की वैल्यू है 10, सपोज यहाँ पे ये सब जो है गलती से 0 लिखा गया है, इसे O कंसीडर करें। O की वैल्यू है सपोज 10। अब सिर्फ रीड कर रहे हैं, II रीड कर रहा है 10, Ij भी रीड कर रहा है 10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भले पहले Ij आए भले II आए। बात करते हैं केस 2 की, II रीड कर रहा है 10 और Ij क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। ठीक है, 10। अब Ij अगर वैल्यू को चेंज करके 11 कर रहा है, ठीक है, एंड देन उसको राइट कर रहा है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई।
अगर आई पहले रीड हो रहा है तो वैल्यू दिखाएगा 10 एंड देन उसके बाद आई उसको राइट करता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उसको चेंज करके अपडेट करके 11 करके सेव कर देगा। लेकिन अगर आई राइट कर रहा है और अपडेट करके उसको 11 कर रहा है तो अब आई जो रीड करेगा वो 11 रीड करेगा, तो इससे आगे की पूरी प्रोसेसिंग बदल जाएगी। ठीक है, तीसरे केस की बात करें, दोनों में ही खाली जो है, जैसे सपोज आई को राइट किया जा रहा है, आई को रीड किया जा रहा है, तो ऑर्डर मैटर करेगा। क्यों? आई पहले आ रहा है तो जो वैल्यू अपडेट होगी वो आई को मिलेगी, ठीक है, न्यू वैल्यू। लेकिन अगर आई पहले हो रहा है तो ये जो मेन वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करेगा एंड देन उसके बाद में आई उसको चेंज करेगा, तो ऑर्डर यहाँ मैटर करता है। अगर दोनों को ही राइट करना है, आई को भी राइट करना है, आई को भी राइट करना है, तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो है रीड ए राइट ए, ठीक है, इसका असर क्या पड़ रहा है T2 पे कि यहाँ पे जो ए को राइट कर दिया गया वो वैल्यू उसको, सपोज जैसे T1 को वैल्यू मिली 10, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने a+1 कर दिया तो 11 हो गया, तो राइट ए कर दिया 11, तो T2 को जो a मिला वो 11 है ना कि 10। ये चेंजेस हो रहे हैं, सेम चीज बी के साथ हो रही है। तो ये है हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे हम इस वाले शेड्यूल में देखें तो रीड ए राइट ए, ठीक है, ए की वैल्यू है 10, उसको मैंने इंक्रीमेंट किया, जो भी ऑपरेशन मैंने लगाया है, मैंने ऑपरेशन मेंशन नहीं किया, मैं कोई भी ऑपरेशन लगाता हूँ, मैं ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता हूँ +1 से, ए मिला 10 +1 कर दिया 11, अब T2 को मिला 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर का बहुत फर्क है। ठीक है, उसी के बजाय अगर T2 पहले आ रहा होता रीड ए तो वो 10 ही रीड करता, लेकिन चूंकि अब वो सीक्वेंस बदल गया, वो 3rd नंबर पे आ रहा है तो वो 11 रीड करेगा, जो यहाँ से आ रही है वैल्यू इसके पास में। देन रीड बी, ठीक है, बी को रीड किया राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर हम इसको आसानी से समझने जाएं, सिंपल से समझने जाएं, तो वो T2 को हर बार अपडेटेड वैल्यू मिल रही जो T1 की वजह से चेंज होकर के आई है, तो ये कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक शेड्यूल एस जो है ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा अगर जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट जो सीरियल शेड्यूल के बराबर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो ये देखिए एग्जांपल क्या लिया हमने, ए जो है ए की वैल्यू में से 50 लेस कर दिया एंड देन राइट कर दिया। अब सपोज जैसे ए की वैल्यू 100 है, उसमें से 50 लेस किया, वैल्यू कितनी बची 50, तो जब यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 50, तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यू सीरियलाइजेबिलिटी की। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे सपोज हमें दो शेड्यूल दिए गए हैं, शेड्यूल एस एंड S1। ठीक है, सॉरी सपोज हमें शेड्यूल दिया गया, शेड्यूल एस जो है हमें ये दे रखा है, ठीक है, T1 और T2। अब इसमें क्या है, ए जो है ए में से भी 50 लेस किया, राइट है, अब यही वैल्यू T2 को मिली है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो टेम्परेरी वैल्यू, अब इसको ध्यान से समझिएगा एक बार। ठीक है, इसमें क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में पहले T1 एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज जैसे मुझे ए की वैल्यू मिली 100 में से 50 लेस कर दिया तो बचा 50, वो 50 मैंने यहाँ पे परमानेंट स्टोर कर दिया, तो जब T2 को मिलेगा ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी 50, तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। उस 5 को मैं टेम्परेरी में रख करके और यहाँ पे 45 लिख दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है अगर T2 पहले एग्जीक्यूट हो जाए तो T2 लेगा वैल्यू ए को 100 का 10% निकाला यानी कि 10 वो निकल गया, अब बचा जो है 90, वो 90 को यहाँ राइट कर देगा और वो जो है यहाँ पे आएगा इस जगह पे, जब T1 एग्जीक्यूट बाद में होगा तो वो 90 में से 50 लेस करेगा, तो ए की वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास में 40। तो इस तरह से ये जो होती है ये कहलाती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। इसमें जो है कौन सा ट्रांजेक्शन पहले आ रहा है, उसका क्या एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो डेटा आइटम की वैल्यू को चेंज कर देता है, और जो सेकेंडरी नंबर पे जो आपका ट्रांजेक्शन आ रहा है वो उस अपडेटेड वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये कहलाती है हमारी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो शेड्यूल एस जो S1 जो है इक्विवेलेंट हो गया अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो। किसी भी डेटा आइटम O के लिए अगर ट्रांजेक्शन TI जो है वो O की इनिशियल वैल्यू पढ़ लेता है एंड देन उसको बाद में जो है वो TJ को भेजता है, दोनों की वैल्यू अगर सिमिलर है तब तो है हम इसको बोल सकते हैं व्यू इक्विवेलेंट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि अगर ट्रांजेक्शन TI जो एग्जीक्यूट हो रहा है शेड्यूल S में एंड देन उसकी वैल्यू जो है बाद में TJ के जरिए जो है राइट करी जा रही है, तब भी जो है कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि TI ने उसको खाली रीड किया। लेकिन अगर TI वैल्यू को राइट कर देता है देन TJ उसको रीड करता है तो अपडेटेड वैल्यू लेगा। तो तीसरी कंडीशन कि अगर सपोज कि यहाँ पे जो फाइनल राइट ऑपरेशन जो हो रहा है, ठीक है, फाइनल राइट यानी कि T1 और T2 से TI और TJ में से कौन सा जो है फाइनल राइट कर रहा है वही फाइनल वैल्यू जो है उस ऑब्जेक्ट की जो है डेटाबेस के अंदर अपडेट होगी। तो ये था हमारा कंसेप्ट अबाउट सीरियलाइजेबिलिटी।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सीरियलाइजेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेरी है, कोई सजेशन, फीडबैक है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।